नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल 10 तक के इस भाग में। लालच सबसे बड़ा अपराध है। लालच उस एक इंसान को बर्बाद नहीं करता बल्कि उससे जुड़े हुए हर इंसान को मुश्किल में डालता है। अरे वाह, खुश रहो। भाऊजी की पसंद तो बहुत ही अच्छी है, मुझे तो मेरी बहन मिल गई। अरे बाबा अभी सारी बातें यही करोगी? बहू को अंदर तो ले जाओ। चलो पापा का आशीर्वाद। ये बाबा से आशीर्वाद ये। सौभाग्यवती भव, खुश रहो। और वहीनी, मैं हूँ विकास। चलो अच्छा हुआ ना, मुझे दो वहीनी मिल गई। हाँ, एक से तो तेरी गाड़ी चलती नहीं है, कॉलेज में भी दो लड़कियों को लेके घूमता है। विकास, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल विनोद, आओ छू, विकास के बाबा। ठीक है, तू देख क्या रहा है? चलना, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी क्या? अरे चलना, पीछे क्या देख रहा है? चल। आइए या दादा या बस अपने के लिए। ये आदमी की शक्ल देखे ना दिन खराब हो जाता है। अरे छोड़ो ना, ये सोचो कि सुहागरात के लिए आरती को क्या कहेंगे, क्योंकि राहुल तो जाएगा नहीं। छोड़ना, करने दे इंतजार। अरे नाही, रडायचं नाही करण, बाळ रोने का नाही। आजा 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 आजा। अरे वाह वाह वाह, शाबाश 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 लता। दूध कहाँ है इसका? बस 2 मिनट हो गया, अभी आए। आ रहा दूध आ रहा है। शाबाश, नाम करो। अरे ले मेरा बच्चा, लाइए दीजिए। ना 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 बेटा, ना रोना आई, मेरी किताब ढूंढ के दे। हाँ बेटा, देख नहीं रही भाई रो रहा है, 2 मिनट रुक जा, मैं आती हूँ। आप जरा देखिए ना, दूध ठंडा हो गया क्या? आई, मुझे मेरी किताब दे, उसे बाद में देखो। बेटा वो भूखा होगा, बस दूध पिलाने दे, मैं देती हूँ। आई, दे ना मुझे किताब। ऐसे बच्चे को कोई मारता है क्या? स्नेहा बेटा, अरे रुक जा स्नेहा। हाँ बीना, दिन ब दिन जिद्दी होते जा रही है वो। छोड़ो उसे, इससे दूध पिलाओ। तू काम क्यों कर रही है? अरे नहीं, वो मैं बस अपना कपड़ा सुखाने को डालती। वो ये कहाँ को जाती? एक बार आती भी नहीं, बात भी नहीं करती। बात करने की बड़ी जल्दी है, सिर्फ बात ही करनी है ना, या कुछ और भी? अयो अप्पा, नहीं, मेरे को समझ नहीं आती। मेरे से कोई गलती होती क्या? ये मेरे से गुस्सा हुई? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ ना शादी के बाद सुहागरात पूर्णमासी वाले दिन ही होती है, और पति पत्नी पहली बार, तो थोड़ा सब्र रख। हाँ कामिनी, ए कामिनी, हाँ चाह देना। बनाती हूँ। पूछ रही थी राहुल क्यों नहीं है? आज तो 12 तारीख है, अभी वक्त है ना। पर ये सब जो हम कर रहे हैं ठीक है ना? कोई लफड़ा तो नहीं हो जाएगा? तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। चल चाय बना। आई, मुझे
बेटा हम अस्पताल जा रहे हैं, तुझे नहीं ले जा सकते। आई मैं नहीं जाने दूंगी तुझे, मुझे भी आना है। हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग, मेले में नहीं कि सब उठ के साथ चलते हैं। चल चल, हो गया तुम्हारा? हाँ चलो आई मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मुझे भी जाना है। बेटा हम जल्दी आ जाएंगे। आई तुम मुझे प्यार नहीं करती, आई मुझे भी ले चलना। आई किसके सपने देख रही हो? देवर जी के? उसका पास तो सपने में भी आने को टाइम नहीं। इतना गुस्सा? अरे जितनी तड़प तुम्हें है उतना ही देवर जी भी तड़प रहे हैं। पर अब बस, आज पूर्णमासी है, तेरी सुहाग रात की रात है। नई साड़ी और दोबारा से दुल्हन की तरह तैयार हो जा। जल्दी तैयार हो। नहीं छोड़ेगा तेरे को, कुछ नहीं रहेगा तू, तेरा बेटे को मार डालेगा मैं। क्या कर रहे हैं? मतलब तो बड़ी उतावली थी सुहागरात के लिए, अब नखरे कर रही है। जा इधर से, मैं तेरे भाई की पत्नी है। तू मेरे भाई की पत्नी नहीं है, तू किसी की पत्नी नहीं है। हाँ? तुझे खरीद के लाए हैं, तू एक मोल बहू है। हाँ मोल बहू। पारो, मोल बहू, मोल की। क्या कभी आपने औरतों के ये नाम सुने? अगर नहीं सुने तो अच्छी बात है, क्योंकि औरतों के लिए नाम नहीं गाली है। ये क्या है? तो इसमें एक औरत खरीदी जाती है, या तो भगाई जाती है, या तो अगवा की जाती है, उसके साथ शादी की जाती है और जीवन भर उसके साथ जानवरों से भी बदतर अमानुष वेश्या व्यवहार किया जाता है। एक बात समझ में नहीं आ रही, कामिनी ने अपने पति नरेश को अपने देवरानी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे करने दिया? और क्या आरती के पति राहुल और उसके ससुर धीरज को ये पता नहीं था? आरती पर होने वाला यह अत्याचार हमारे सामने आता उसके पहले ही एक दूसरा केस हमारे सामने आ गया। सब हमारी बच्ची स्नेहा 10 साल की है, पता नहीं कहाँ चली गई। हम हमारे बेटे को लेकर अस्पताल गए थे, वापस घर आए तो वो नहीं थी। आई तू मुझे प्यार नहीं करती, आई मुझे भी ले चलना। आई समझ में नहीं आता तुम्हें? और तुम इसका लाड़ प्यार बंद कर दो। चल अंदर चल। चलो तुम साथ में चलो। स्नेहा आपने बच्चे पे हाथ उठाया? गलती हो गई साहब, बच्चे की तबीयत खराब थी ना, मैं पहले ही परेशान था और स्नेहा और तंग कर रही थी, तो गुस्से में हाथ उठ गया था साहब। जब हम घर पर आए तो वो घर पर नहीं थी, आस पड़ोस में देखा लेकिन कहीं नहीं मिली। उसके दोस्तों से पूछा? वैसे तो उसके कोई दोस्त है नहीं, पर आस पड़ोस में बच्चों से पूछा, कहीं नहीं है। आपकी किसी के साथ दुश्मनी? नहीं, उसको फिरौती के लिए किडनैप किया गया? नहीं साहब, मैं कोई बड़ा धन्ना सेठ हूँ नहीं, 4 ऑटो रिक्शा है मेरे। आपने उसको मारा था ना, तो गुस्से से घर से बाहर निकल गई होगी। हाँ, अब कैसे भी हमारे बच्चे को ढूंढ दीजिए साहब। शिरकी, ये फोटो लो, हम देखते हैं। अब जा। सुनिए, उसी ने गायब किया हमारी बेटी को। मैं कह रही हूँ ना, आप पुलिस को बता क्यों नहीं देते? शिरके, बच्ची की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में और नाके पे सर्कुलेट कर दो, और घर के आसपास पूछताछ करो किसी ने कुछ देखा था क्या। घर पे माँ बाप नहीं थे, हो सकता है बच्ची घर से बाहर निकली और उसके ऊपर किसी की नजर पड़ी हो। देखा था बच्ची को कहीं?
नहीं साहब, मैं तो रिक्शा लेके गया था। ये अपना उल्लास भवन है ना, उसकी रिक्शा चलाता हूँ मैं। मैंने खुद कितना ढूंढा स्नेहा को, कहीं नहीं मिल रही वो। अब तो ऐसे परेशान हो रहे हैं वो दोनों। बच्ची पर तो किसी का ध्यान ही नहीं था। वो उल्लास तो हमेशा कितनी मारपीट करता था। देख, ये रो धोकर भूख हड़ताल करके ना कुछ नहीं मिलने वाला। चुप करके खाना खा ले। ये क्या किया तूने? घटिया, ये सब घटिया। बाबा, राहुल, सुनते हो? एक मिनट। हेलो, क्या? ठीक है, क्या हुआ? सर वो स्नेहा। सर या सर, आपने जो फोटो सर्कुलेट की थी वो हमें मिली। बॉडी स्नेहा की ही है, पत्तों से ढकी हुई थी और सबसे पहले इन्होंने देखी। साहब मैं रास्ते से अपने गांव जा रहा था, तब मैंने इसे देखा। कुछ मिला आसपास? नहीं सर। सर बॉडी में तो कोई इंजरीज नहीं है और ये गले में भी कोई निशान नहीं है। हो सकता है मुंह दबा के मारा गया हो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और उसके फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। मेरी बच्ची। क्या बहनी, छोटी बहनी आगे तो अपने देवर को बोल ली। ओहो, जैसे तेरे पास तो बड़ा टाइम है। चल जा अभी, वरना तेरे बाबा चिल्लाएंगे। अरे छोड़ो ना, उनकी तो आदत ही है। वैसे छोटी बहनी है कहाँ? इतने दिन हो गए दिखाई नहीं दे रही है। हमें भी नहीं दिखती होगी अपने कमरे में, कभी सिर दर्द कभी पेट दर्द, बस काम ना करने के बहाने हैं। तू जा अभी। अरे एक बार हेलो तो बोल लेने दो। मुझे बहुत काम है, तू जा अभी। बचाओ! 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 इसका मुंह किसने खोला? अरे मरवाई की है, 1.5 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। आफत और पाल रखी है हमने। तुम्हारे पति से कुछ नहीं होगा, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। चिल्लाती है, बोलो क्या बताना है? साहब मैं ये बात आपको वही बताने वाली थी, लेकिन मेरे को लगा स्नेहा मिल जाएगी। साहब वो जो दिलीप है ना, वही जो उल्लास भाव के ऑटो चलाता है, वो सही आदमी नहीं है साहब। जब देखो तब स्नेहा को साथ में लेकर घूमता रहता था। स्नेहा क्या कर रही है तू यहाँ? चल घर चल। काकी मैं तो खेल रही थी। चल घर चल। और तू दूर है ना इससे। मैं तो खेल रहा था उसके साथ। काकी मैं तो खेल। सुनो तो सही। लता देखो आजकल समय ठीक नहीं चल रहा है। तुम दोनों ऐसे कैसे दिलीप के साथ इसे अकेला छोड़ देते हो? दिलीप अच्छा आदमी नहीं है। सुना आंटी ने क्या कहा? अब तुम दिलीप के साथ नहीं खेलोगी। खेलना है तो अपने भाई के साथ खेला करो। ये मेरा भाई नहीं है ना। ये तेरा ही भाई है। सुनिए ना, ये दिलीप ठीक आदमी नहीं है। आप उसे नौकरी से निकाल क्यों नहीं देते? अरे वो अच्छा आदमी है, कोई मचमच नहीं है, पैसा टाइम पे देता है, और क्या चाहिए? लता भी दिलीप को पसंद नहीं करती थी, और उल्लास भाई वो तो किसी की बात नहीं सुनते थे। और स्नेहा है, वो अपने छोटे भाई के घर में आने के कारण हमेशा उस पर चिढ़ती रहती थी और एक ही रट लगाए रहती थी, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है। बच्ची है ना साहब, जैसे बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहन पर चिढ़ते रहते हैं वैसे ही। और इसी के कारण स्नेहा घर में टिकती भी नहीं थी। और लता के पास तो टाइम ही नहीं था। क्या बात करे साहब, वो तो मेरे बच्चे जैसे थी। बच्ची जैसी थी? हैं? तू उसके घर पे गया तो क्या बोली स्नेहा तेरे को?
कब? मैं नहीं गया उसके घर में, मुझे मैंने देखा भी नहीं ना। तू वहां नहीं गया था ना? नहीं। ये क्या है? ये कॉल लोकेशन से तेरी समझा? सब डर गया था, बाकी कुछ नहीं। वो उल्लास बाबू की रिक्शा का भाड़ा देने गया था मैं। तेरा बाबा कहाँ है? घर पे नहीं है, और आई? वो बाबा के साथ घूमने गए। तू नहीं गई उनके साथ? क्या हुआ बोलना, तू नहीं गई? नहीं, वो मुझसे प्यार ही नहीं करते, बस करण से ही करते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, सब तुझसे प्यार करते हैं। बाद में मैं वहां से वापस आ गया। झूठ बोलता है तो। तेरी नजर बच्ची पे थी, बच्ची घर पे अकेले तूने देखा, उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की, वो मानी नहीं, तूने उसको मार दिया। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। सब बुरी नजर तो ना वो गणपत की थी। जब से करण पैदा हुआ ना, तो लता वहीनी का ध्यान सिर्फ करण पे ही था। स्नेहा को कोई देखता ही नहीं था। वो उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था ना, तो उठ के वो दुकान पे जाती थी गणपत के, चॉकलेट देता था ना, तो वो उसके बदन पे से हाथ घुमाता था। साहब मैंने कितनी बार देखा है। मुझे पप्पी दे। बोल, और क्या चाहिए तुझे? सही आदमी नहीं है वो साहब। तेरे पे आ रहा है, तू गणपत का नाम ले रहा है? नहीं, सब सच बोल रहा हूँ मैं। अभी कहा तू सच बोल रहा है, तू सच बोलेगा। जब पुलिस के डंडे गिरेंगे, पूरा सूझेगा ना, उसके ऊपर नमक लगाऊंगा, तब तू सच बोलेगा। यार सोलून का लगा। नहीं साहब, निकाल ये स्नेहा की पीएम रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची का ब्रेन हेमरेज हुआ है, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। या तो उसे जोर से धक्का दिया गया या फिर थप्पड़ मारा गया। सर पोस्टमार्टम में मेंशन है कि बच्ची की बॉडी पे कहीं भी स्ट्रगल का निशान नहीं है और शायद रेप भी नहीं किया गया है। हो सकता है स्नेहा के साथ रेप करने की कोशिश की गई हो, वो नहीं मानी, उसको झापड़ मार दी। पहले इस गणपत को देखते हैं। हेलो, फोन दे। काय झालं? क्यों चिल्ला रही है? जाने किसको फोन कर रही थी। इसके तो बहुत नखरे पड़ रहे हैं। 3 महीने हो गए, अभी तक बच्चा नहीं रुका। राहुल, राहुल, क्या हुआ बाबा? देख, अभी हम तीनों मिलकर ट्राई करेंगे, किसी का तो बीज गिरे इसमें। अरे गणपत, क्या मुर्गी का है क्या मुर्गे का अंडा है? क्या साहब, आप भी मजाक कर रहे हो? चल ये दे, ये दे। ले श्रीगे, और कुछ चाहिए श्रीगे? नहीं सर, हो गया। अच्छा, पैसा लेगा या पप्पी लेगा? मतलब? तो पैसा नहीं तो पप्पी लेता है ना। वो छोटी बच्चों को ऐसे घर पैदा उठा दे तू। मैंने कुछ नहीं किया साहब। उस स्नेहा के साथ ऐसा किया तूने? नहीं साहब। अरे उसको तो मार दिया तूने। नहीं सर, आयुष्मा सर, मैं कहने क्या सर? साहब वो तो छोटी बच्ची थी साहब। अरे तो छोटी बच्ची थी इसलिए तेरे को आसान हो गया था ना। उसके माँ बाप घर से बाहर निकल गए, वो घर में अकेली थी, तो घुस गया, बलजबरी करने की कोशिश की, उसने ना बोला, उसको झापड़ से मार दिया, मर गए हो। सब मैंने नहीं मारा उसको सर। सब मैंने कुछ नहीं किया। आयुष्मा सर, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? करण कब से रो रहा है? लता, लता, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? करण कब से रो रहा है? मैं कह रही हूँ, पुलिस को बता देते कि उसी ने किया है। आई सब। दिलीप के कॉल लोकेशन के अकॉर्डिंग वो उस दिन दोपहर में यहां आया था। हमें उसके ऊपर शक है। तुम्हें भी शक है? नहीं
नहीं साहब, दिलीप ऐसा आदमी नहीं है। वो तो बहुत अच्छा है ना? हाँ साहब, दिलीप तो भरोसेमंद आदमी है साहब। हमें नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा। हेलो 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 बाबा। आरती, हमारा बच्चा कैसा है तू? ये दिलीप और गणपत तो कुछ बोल ही नहीं रहे सर। ठीक है, हो सकता है कुछ और खिचड़ी पकाई जा रही हो। देखो, लता की पड़ोसन शांति का क्या कहना है कि लता दिलीप को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और जब हम भी दिलीप पर शक जता रहे थे तो लता उसकी साइड ले रही थी। दिलीप ऐसा आदमी नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। किसी की बच्ची मर जाए तो उसको तो हर किसी पे शक हो सकता है, फिर लता ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी? दूसरी चीज, उनके पड़ोसियों का यह कहना है कि उल्लास स्नेहा से बहुत मारपीट करता था। हो सकता है कि उसने गुस्से में स्नेहा को जोर से झापड़ मारी, स्नेहा मर गई, और ये सब कुछ दिलीप को पता है, इसलिए वो दिलीप को बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा बिहेव कर रही है। सर, हमको आपसे बात करने का है। साहब, मेरा नाम सुंदर है। बेंगलुरु के पास एक छोटा सा गांव है, वहां हम रहता। सर, हमारा सिस्टर का बच्ची आरती यहां कहीं रहता। उसका फोन आया था, बहुत तकलीफ में था। वो हमको बोला कि वो लोग उसको बंद करके रखा। सर, बच्चा के वास्ते उसको खरीद कर लाया। उसका वो ससुर, उसका पति और वो पति का भाई बहुत गंदा काम करता है उसके साथ। बहुत तकलीफ में है हमारा बच्ची। सर, मैंने फोन किया था, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। नहीं, हमें कोई फोन नहीं आया। सर, किया था, मैंने फोन किया था। चलिए, सबको बुला कर। ये सुंदरम जी है, इन्होंने 3 दिन पहले अपने चौकी में फोन किया था। किसने रिसीव किया था? सर, मैंने रिसीव नहीं किया। सर, मैंने भी रिसीव नहीं किया। हेलो हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ ठीक है, हम देखते हैं। नहीं सर, मैंने भी रिसीव नहीं किया था। अगर किसी की रिपोर्ट अपने पास आती है तो उसकी छानबीन करना हमारा काम है। इसके बाद ऐसी गलती हुई ना तो कंट्रोल रूम में बिठा दूंगा सबको। जिंदगी भर फोन रिसीव करना पड़ेगा। क्या एड्रेस दिया था आपके भांजे ने? आरती से बात करनी है हमें। आरती तो है ही नहीं ना घर पे। कहाँ गई? साहब, हम लोग 3 दिन घर से बाहर थे और जैसे ही लौट के आए तो देखा आरती गायब है। झूठ बोल रहा, ये लोग हमारा बच्चे को खरीद कर लाया, उसको बंद करके रखा। साहब, ये लोग हमारा बच्चे के साथ गंदा काम किया। साहब, ये आदमी कौन है? ये आरती का मामा है। इसका कहना ऐसा है कि आरती को आप खरीद के लाए थे बच्चे के लिए, और आपके पिताजी, आपका भाई और आप उसके साथ गंदी हरकत कर रहे हैं। क्या साहब, ये आदमी पागल हो गया है। मेरी शादी हो चुकी है, मैं इस घर में अपनी बीवी के साथ में रहता हूँ, और अपनी बीवी होते हुए मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब? आरती आपके छोटे भाई की बीवी है,
और आरती के रिश्तेदार आपको पता नहीं? साहब आरती ने राहुल को कहा था कि वो अनाथ है। राहुल को उससे प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। और जब से शादी की है उस लड़की ने हमारे नाक में दम करके रखा है। इस घर की एक चीज उसको पसंद नहीं आती, बस राहुल के पीछे पड़ी थी, अलग हो जाते हैं अलग हो जाते हैं। और राहुल ने मना कर दिया तो भाग गई, गायब हो गई। कहीं चली गई या आप लोगों ने बंद करके रखा है उसको? देखिए साहब, अगर आप चाहते हैं तो आप घर की तलाशी ले सकते हैं। वो तो लेनी है। सिरके चेक करो। साहब आप रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आरती तो नहीं है सर। ये देखिए सर, ये उनकी शादी की फोटो और ये मैरिज सर्टिफिकेट आरती और राहुल का। आरती गायब हो गई थी तो आपने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं की? मुंह पर कालक पोत के गई थी तो कैसे कंप्लेन करते सर? और हमें तो लगता है कि उसका चक्कर चल रहा था किसी के साथ में तो भाग गई। अरे क्या बोल रहे? आपके ऊपर नजर रहेगी हमारी। फिर अच्छा पता करो आरती कहाँ जा सकती है। अरे फोटो सर्कुलेट कर दो। साहब ये सब झूठ बोल रहा है। ये सब लोग हमारा बच्चे के साथ कुछ तो गलत किया। किस नंबर से फोन आया था आपको? हाँ साहब, ये। हेलो, कौन कौन बोल रहे? तेरा पुलिस अंकल। कहाँ है रे तू? आरती ने तेरा फोन लिया था? उसने फोन मांगा तो मैंने फोन दे दिया था बस। क्या बात कर रहे थे अपने मामा से? सर वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, पता नहीं तेलुगु कन्नड़ में क्या बात कर रही थी। इंस्पेक्टर साहब मी सांगतो तुम्हाला, एकदम फालतू लोग हैं। कहने के लिए मेरे रिश्तेदार है लेकिन बिल्कुल भरोसे के नहीं, कुछ भी कर सकते। सर लता और दिलीप के बारे में कुछ पता चला है? क्या? दिलीप? जब हमने लता से कहा कि हमें दिलीप के ऊपर शक है कि उसने स्नेहा का मर्डर किया, तो उसने क्या कहा? उसने कहा दिलीप ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा क्यों कहा? क्यों मतलब वो नहीं जानती है मेरे को, और स्नेहा को भी वो बहुत प्यार करता था ना साहब। स्नेहा को प्यार करता था या वही से प्यार करता है? क्या कह रहे हैं साहब? कुछ भी मतलब मैंने कह रहा हूं तुम्हारे कॉल डिटेल्स कह रहे हैं। कितनी बातें करता था तू लता से? कितनी बातें लता से करता था? हाँ साहब बात तो करता था लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है, बस बात होती थी। ये तेरे बिल जिस होटल में मिला ना वो सब बिल। अब तो सच बताएगा या नहीं बताएगा? हाँ साहब बताता हूँ। हाँ लता अच्छी लगती है मेरे को और वो भी मुझे पसंद करती है। पहले सब कुछ ठीक था पर पता नहीं एकदम से उसको क्या हो गया। रहने दो, पागल है क्या? मुझे बच्चा चाहिए तुमसे। अच्छा तो ये करण तेरा बच्चा है? नहीं साहब, करण मेरा बच्चा नहीं है। मतलब करण से आने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया था। सिरे से क्यों बच्चा चाहती थी वो? पता नहीं मुझे, मतलब मैं उसको मिलने के लिए घर भी गया था, मिली नहीं। और वो मुझे नौकरी से हटाने की भी कोशिश कर रही थी। इसलिए तो गुस्से में आया, तूने उसके बच्चे को मार दिया? नहीं साहब, मैंने स्नेहा को नहीं मारा है। बल्कि साहब मैं ये कहता हूँ ना कि स्नेहा को है ना वो अपना उल्लास बाबू है ना, उसने ही मारा है। लता का 2 बार अबॉर्शन भी करवाया था उसने। क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? चल सब जा। साहब मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बैठो। देखो हम तुम्हारे घर में भी तुम्हारी पूछताछ कर सकते थे लेकिन तुम्हारे पति के सामने बात करना हमें अच्छा नहीं लगा। देखो आधी कहानी उसने बता दी है, पूरी तुम करो। तुमने 2 बार एबॉर्शन करवाया था? 2 बार नहीं साहब, 3 बार। उल्लास लड़का चाहते थे, 2 बार लड़की होने वाली थी तो अबॉर्शन करवा दिया। बेटे के लिए मैंने दिलीप के साथ, लेकिन उससे भी लड़की मिली तो मुझे फिर अबॉर्शन करवाना पड़ा। लेकिन उसके बाद उल्लास से मुझे करण होने वाला था। मैं चाहती थी सब ठीक ठाक हो जाए
मुझसे कोई गलती ना हो, इसलिए 9 महीनों के लिए मैं पुणे चली गई अपनी माँ के पास। मैं दिलीप से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी उसके बाद। साहब, आप ये सब बातें उल्लास को तो नहीं बताएंगे ना? मैं बेटी तो खो ही चुकी हूँ, अब पति नहीं खोना चाहती। जाओ। एक काम करो शिल्पी, जिस क्लिनिक में इसने एबॉर्शन करवाया था उस क्लिनिक का पता करो, अंदर कर दो उसको। ठीक है। शिल्पी, मुझे अभी भी लगता है ये झूठ बोल रही है। इसका कहना था कि ये 9 महीने उसके माँ के पास थी पूना में, लेकिन इसका फोन लोकेशन दिखा रहे हैं नासिक का। बच्ची भी बार बार कह रही थी कि वो मेरा भाई नहीं है। ये मेरा भाई नहीं है ना? और ये उल्लास भी बेटा चाहता था। कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने किसी और के बेटे को उठा लाया हो, खरीद लिया हो या किडनैप किया हो? लेकिन ये सब कुछ नासिक में पता चलेगा। नासिक में जाके पता करो वहां क्या हुआ था। ठीक है सर। हाँ साहब, कुछ महीने पहले यहाँ रहने आए थे पर कभी बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन किसी औरत के साथ बहुत लड़ाई हुई उनकी। हाँ तो कोई एहसान नहीं कर रही तो हम पर? तुझे तेरा पैसा मिला ना, जितना कहा था उतना, फिर क्यों नाटक कर रही है? अरे बोला। आपने उस औरत की शक्ल देखी थी? शक्ल तो नहीं देखी। और हाँ सर। आरती की कुछ खबर? नहीं सर, हमने उसके गांव में भी पूछताछ की लेकिन वो वहां पर भी नहीं गई। हाँ सर, उसकी फोटो हमने बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पे सर्कुलेट कर दी है। ये आरती कहाँ गायब हो गया अचानक से? सर। हाँ बोलो, कुछ पता चला? सर, उल्लास और उसका परिवार नासिक में किसी लेडी के साथ रहता था और सर एक पड़ोसी ने बताया कि उन दोनों की आपस में लड़ाई भी होती। अरे तू कधी तरी आण ना भाज्या, नेहमी मीच आणायच्या का? अरे उतर कभी तुझे घर के नीचे, दूध है क्या? अरे नहीं बाबा, भूलूंगा नहीं, लेके आता हूं। हाँ, यहां भी काम करो वहां भी काम करो। हाँ, अभी मेरे भाभी का फोन था। घर की लंबी चौड़ी लिस्ट देती है काम की। कभी कभी तो लगता है यहाँ का कम और घर का ज्यादा काम करता हूँ। अरे लंबी चौड़ी लिस्ट, और मैं भूल जाता हूँ। तुम भी भूलते होगे ना? अरे भूलते हैं ना तुम लोग। उस दिन तुम्हारी पत्नी ने क्या कहा था कि जब वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त 9 महीने तुम और तुम्हारी पत्नी उसके माँ के पास थे पूना में। 9 महीनों के लिए मैं पुणे चली गई अपनी माँ के पास। लेकिन तुम तो नासिक में थे, है ना? सब वो झूठ क्यों बोला? वो सब क्या कर रहे थे नासिक में? थे नासिक में सब। वो औरत कौन थी तुम्हारे साथ? वो काम वाले थे सब, उसने चोरी की थी। जिस थाली में खाती है उसे में छेद करती है। वो सब कुछ नहीं सुनना है, तू इस घर में नहीं रह सकती। चल चल। उसने चोरी की थी और कुछ बताना भूल गए तुम? नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ। तो फिर उसका भी नाम, पता, फोन नंबर और फोटो दे उस लड़की के पास। हाँ, वो उमा नाम था उसका। अब लता प्रेग्नेंट थी तो मैंने सोचा लता को थोड़ी मदद हो जाएगी ना, इसके लिए उसको रखा था। लेकिन वो तो चोर निकली थी साहब। ठीक है, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। हाँ सर। जा। सच बोल रहा सर? ये तो नासिक में पता चलेगा। पता करो उमा कौन थी। साहब साहब साहब, वो आदमी। कौन आदमी? हमारे आरती के साथ था, वो दिखा था मैं। चलो जल्दी चलो, उधर इधर है, बाहर आ जाओ। साहब मैं दिखा था, आओ साहब, आओ आओ। वो आदमी था, वो आदमी था ये। हाँ साहब, मैंने देखा था, ये मेरा बच्चा आरती के साथ था हमारा। अन्ना रुको। ये आरती और उल्लास का क्या चक्कर हो सकता है? कुछ ना कुछ कॉमन कड़ी जरूर हो सकती है। सर, कॉमन कड़ी मिल गई है। आनंद, वो नरेश और उल्लास इन दोनों के टच में था। हाँ साहब, ये आनंद भाव को मैं जानता हूँ। भाऊ, उमा को इन्होंने मेरे पास काम के लिए भेजा था। तो आप अपना तो धंधा ही है ना साहब, को वही काम करता हूँ मैं। वो मेड रखवाने का काम करता हूँ। तेरा तो धंधा ही है तो मासूम गरीब लड़कियों को कौड़ी के मोल खरीदने का, उनको आगे बेचने का। अरे तेरे खिलाफ तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी थी कि तू चालाकी से बाहर निकला। बोल। बता था साहब, बता।
आरती की माँ को जानता था मैं, तो उसने बोला उसको पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने उसको पैसे दे दिए और उसने आरती को मुझे दे दिया सर। फिर आरती को मैंने उल्लास को बेचा। तेरे को तो बेटा चाहिए था ना? हाँ साहब, वो आरती को मैंने खरीदा था और फिर शादी के नाम पर घर लेके आया था। वो बेचारी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, उसे लगा कि वो मेरी दूसरी बीवी है। बाद में उसको लेके हम नासिक चले गए थे साहब, ताकि यहाँ किसी को कुछ पता ना चले। फिर बच्चा हुआ तो हमने ले लिया, तो वो मान नहीं रही थी, वो बहुत नाटक करने लगी थी साहब। तो मैंने फिर उसको आनंद भाव के घर छोड़ दिया था। छोड़, मेरा बच्चा चाहिए मेरे को। क्या हुआ? आरती, उठ 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 बेटा। क्या हुआ? ये मेरे को धोखा दिया, मेरा बच्चा नहीं दे रहा, बोला मेरे को नहीं रखेगा। मैं देखता हूँ। ये उसको घर छोड़ने आया तो मैंने उसके साथ झगड़ने का नाटक किया आरती के सामने। लेकिन फिर 3-4 महीने के बाद उसे थोड़ा सा समझाया और वो राहुल के साथ शादी कर दी उसके साथ। शादी करवाई थी या बच्चे के लिए फिर से बेचा था उसको? दुकान शिरके, जिस दिन स्नेहा घर से गायब हुई उसी दिन उसका मर्डर हुआ और उसी दिन से आरती भी गायब हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरती नरेश के घर से निकलकर उल्लास के घर गई अपने बच्चे को लेने के लिए? वहां स्नेहा के साथ उसका पंगा हुआ, वो गुस्से में आई और उसने स्नेहा को मार दिया। हो सकता है सर, लेकिन ये आरती है कहां? सर एक औरत की लाश मिली है। सर ये तो आरती है और बॉडी की हालत भी बहुत खराब लग रही है। शिरके, इसके हाथ पर निशान देख रहे हो? इसे कोई बांध के रखा गया था, काफी टॉर्चर भी किया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम को भेज दो और ये आनंद और नरेश की पूरी फैमिली को उठा के लाओ। उनकी कॉल लोकेशन भी चाहिए मुझे। ठीक है सर। एम्बुलेंस बुलाओ। सर, आरती की पीएम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई है और सर रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया है। बॉडी पे स्ट्रगल के निशान भी है, मतलब सर हो सकता है कि उसे बांध कर रखा गया था। उसके पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं था और सर जब हमें उसकी बॉडी मिली उस वक्त भी उसके साथ रेप किया गया था, क्योंकि बॉडी पे सीमेंट के ट्रेसेस मिले। कॉल लोकेशन आई? ये लोग वहीं थे ना जहां हमें बॉडी मिली? नहीं सर, एक नई बात सामने आई है। आरती को कहां बांध के रखा था तुमने? मैं सच कह रहा हूं सर, हमने कुछ नहीं किया सर, हमें कुछ नहीं पता सर। साहब मैंने आरती का शादी करवाया और उसके बाद उससे मिला ही नहीं सर। तो तुम्हारा ये कहना है कि आनंद को तुम फिर कभी मिले ही नहीं, लेकिन तुम्हारे फोन लोकेशन के अकॉर्डिंग जिस दिन आरती गायब हुई उस दिन तीनों तुम साथ थे। पहले तुम तीनों आनंद के घर गए, वहां से तुम उल्लास के घर गए। क्या करने गए थे? स्नेहा को मारने गए थे या आरती के पीछे गए और वहां स्नेहा को मार दिया? हाँ साहब, ये तीनों मेरे पास आए थे। अरे 2 लाख रुपए दिए थे लड़की के, 3 महीने हुए बच्चा नहीं हुआ। ये कैसा खराब माल दिया तूने हमको? लेकिन तुम मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो रहा है? हा? अभी जा रहे हैं ना उल्लास के घर, तो सामने सामने बैठ के बात कर ले जो भी है। उल्लास किधर है? पापा घर पे नहीं है। साहब उल्लास घर पे नहीं था तो हम सब वापस आ गए। हम लोग जब वापस घर आए तो देखा आरती गायब थी। हाँ, और मैं तो पड़ोस में गई थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। उल्लास के घर कैसे गए? अपनी गाड़ी में। और आनंद के घर? ऑटो से। तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ था? साहब वो पुरानी हो गई थी तो बेच दी, अभी नई लेने वाले। उल्लास के घर कैसे गया था? नरेश की गाड़ी से सर। तेरे पास गाड़ी नहीं? गाड़ी मतलब बाइक है ना सर। शिरके, इन सबके डीएनए आरती की बॉडी के ऊपर मिले हुए डीएनए से मैच करो। शिरके दोनों झूठ बोल रहे हैं, इनके पास गाड़ी नहीं है।
लेकिन उन्होंने गाड़ी यूज की है। एक काम करो, इनकी कॉल डिटेल्स चेक करो और देखो किसी ट्रैवलर को फोन किया था। ठीक है सर। 10 अक्टूबर के दोपहर में तुम्हारी गाड़ी कहां थी? सब कुछ याद नहीं साहब। मैं याद दिलाऊं, 11 अक्टूबर को तूने 50,000 रुपए तेरे बैंक में डिपॉजिट किए थे। अब याद आया 10 अक्टूबर को गाड़ी कहां थी? सच बोल। जिस गाड़ी से तुम लोग गए थे उस गाड़ी वाले ने अपना मुंह खोल दिया है। तुम चारों शाने निकले, तुम चारों ने अपना अपना फोन बंद करके रखा था, लेकिन उस गाड़ी वाले को उतनी अकल नहीं थी। क्यों मारा स्नेहा को? क्यों मारा? सब मैसेज कह रहा हूँ साहब, हम उसे मारना नहीं चाहते थे साहब। बाबा बाहर है। बाहर है, अंदर छुप के बैठा है। चल बाहर है, चल अंदर चल। अंदर नहीं है रे। अरे क्या किधर गया फिर? ये क्या यार तुम? ए लड़की, ये तो मर गई है यार तुम। आरती को तूने बांध के रखा था ना? हाँ साहब। हाँ तो फिर जब हम तुम्हारे घर आए तो हमें कुछ क्यों नहीं मिला? साहब, क्योंकि आपके पुलिस स्टेशन से वो राम कदम हवलदार ने हमको 3 दिन पहले ही फोन करके सब कुछ बता दिया था। नरेश भाऊ, तुम्हारे खिलाफ थाने में कंप्लेंट आया है। राम कदम, पहले तो उसको सस्पेंड करता हूं, बाद में देखता हूं। आरती को क्यों मारा? साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, हमने आरती को नहीं मारा। अरे तुम लोगों ने नहीं मारा तो किसने मारा? साहब अब मुझे लगता है कि उसको विकास ने मारा होगा साहब, क्योंकि कामिनी ने उसकी वीडियो निकाली थी जब वो आरती का रेप कर रहा था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम औरत हो। और साहब उसके बदले में हमने उसके बाप से एक घर लिखवा कर लिया था जो डिस्प्यूटेड था, और उसकी हमारी केस चल रही थी। लेके जाओ इन सबको। साहब शिरके, हमने आरती को हर जगह ढूंढा, लेकिन उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे नहीं ढूंढा। इधर देखो, और देखो। शिरके देख रहे हो, यहाँ रस्सी पड़ी है, खाना पड़ा है। आई एम श्योर आरती को यहीं बांध के रखा गया होगा। एक काम करो, यहाँ के सारे फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करो और सबसे मैच करके देखो, ताकि एक टाका सर सभी की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। आरती की बॉडी पे विकास का डीएनए मिला है सर। इसका मतलब आरती को विकास ने बांध के रखा था। आरती के साथ रेप भी विकास ने किया और आरती को मारा भी विकास ने। हो सकता है सर। वैसे वहां एक और इंसान के फिंगरप्रिंट मिले हैं। किसके? मैंने मारा है आरती को। माझ्या या बिंडो पोरामुळे मला आरतीला मारावं लागलं। इसने उसके साथ रेप किया और उसके बदले नरेश ने मेरे पास से वो घर लिखवा लिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस गधे ने आरती को उसी घर में बांध कर रखा था। और उसके साथ इंस्पेक्टर साहब, मैं तो मेरा कुछ सामान लेने वहां गया था, तभी आरती तुम यहाँ? आरती संभल के, ये क्या? गंदा काम किया मेरे साथ बाबा। राहुल, तेरा विकास मेरा बच्चा छीन लिया। क्या गलती मेरा? तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम वकील हो, वकील। तुम्हारा काम है लोगों को न्याय दिलाना। इस केस से जुड़े हुए हर इंसान को उसके किए की सजा मिली। मर्दों ने तो अपराध किया था, लेकिन कामिनी और लता, वो तो औरत थी, उनको तो औरत का दर्द मालूम था। क्या उन्हें दस्तक नहीं मिली थी कि बच्चे के लालच में वो बहुत बड़े अपराध का साथ दे रही है? लालच कोई भी हो, उसका अंजाम बुरा ही होता है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी।
सर, आप जब ये लेटर पढ़ रहे होंगे तब मैं इस दुनिया में नहीं होंगी। उस दिन पूरा देश होली के रंगों के साथ जश्न मना रहा होगा, पर मैं जिंदगी के अंधेरों में खो चुकी होंगी। लेकिन मरने से पहले मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मेरी मौत के जिम्मेदार रणजीत सिंह, मनोज कांत सिन्हा और चेतन कटारिया है। मेरी जिंदगी को न्याय नहीं मिला सर, पर मैं उम्मीद करती हूँ मेरी मौत को न्याय जरूर मिलेगा। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही सोनी टीवी और क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, यह केस पिछले साल होली पर ही मेरे सामने आया था। एक तरफ जहां सब खुशियों से सराबोर होकर होली के रंगों से खेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस केस का एक काला दिन भी था। इस केस ने मेरे और मेरी टीम के अंदर एक अजीब सी खलबली मचा दी थी। यह केस उस लड़की से जुड़ा था जिसने एक खत लिखा था और उस खत में यह दावा किया गया था कि उसके साथ किसी ने गलत किया था, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने वाली है। तब यह सवाल हमारी इन्वेस्टिगेशन में उठने वाला था और सवाल यह भी था कि अगर उस लड़की ने वाकई में सुसाइड किया था तो उसकी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जिसके चलते उसने एक कदम उठाया और वो खत लिखा। आओ, मैं तो छोड़ देता हूँ, तुम्हारा किराया बच जाएगा। जीजू, मुझे जाना है वसंत विहार और आप जाते हो करोल बाग। मुझे ड्रॉप करने गए ना तो आपका 1 लीटर पेट्रोल वेस्ट हो जाएगा। सो अच्छा है कि मैं ऑटो से चली जाऊं। और देखो, ऑटो भी आ गया। ऑटो, अरे ऑटो। जीजू, थैंक्स एंड बाय। So, Rashmi, what's going on in your life? Nothing special, sir. Just days are passing like a moon. 14 days का बढ़ना, 14 days का घटना. Sometimes full moon excitement, sometimes no moon अमावस. ये क्या बोल रही हो तुम? So funny, but I'll appreciate your dedication. Keep practicing, okay? Sure, sir. One second, sir. Yeah, sure. क्या हुआ रश्मि? ये तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? कुछ नहीं हुआ। कौन है बता? मुझे छोड़ो से। मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाया करो। May I come in, sir? यस, कम इन। सर, आपको एक लेटर आया है। ये लेटर रश्मि नाम की एक लड़की ने लिखा है। वो लिखा है कि जब हम ये लेटर पढ़ रहे होंगे तो सुसाइड कर चुकी हो। इस सुसाइड के लिए उसने 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है: रणजीत सिंह, मनोज कांत सिन्हा और चेतन कटारिया। लेकिन सर, एक बात है, रश्मि ने इस लेटर में इन 3 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया, पर उसने ये नहीं लिखा है कि इन तीनों ने उसके साथ किया क्या। और हैरानी की बात यह है कि इस लड़की ने अपना एड्रेस लाजवंती गार्डन का लिखा है। अगर ये वहां की रहने वाली है तो फिर इसने ये लेटर यहां वसंत विहार थाने में क्यों भेजा? शर्मा, एक काम करो, लाजवंती गार्डन पुलिस को कांटेक्ट करो और पता करो कि वहां पर रश्मि नाम की किसी लड़की का सुसाइडल केस आया है क्या। राइट सर। सुमन,
तो ठीक तो है ना? ना मेरी बच्ची। सुमन बेटा, रश्मि का कुछ पता चला? अरे भाड़ में गई रश्मि। उसने इतना सब कुछ किया और तू सुमन का हालचाल पूछने के बजाय रश्मि रश्मि कर रही है। धनाथ जी, रश्मि की हरकत की वजह से हम बेहद शर्मिंदा है। माफी मांगते हैं आपसे। आप ऐसी बात कर रहे हैं आप? उसके लिए आप माफी क्यों मांग रहे हैं? उसने जो कुछ किया गलत किया, एकदम गलत किया। तो भगवान का शुक्र है कि सुमन को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत है। मैं कम सर? कम सर, लाजवंती गार्डन पुलिस से बात हुई मेरी। उन्होंने बताया कि रश्मि के खिलाफ उनके थाने में अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल हुआ है। ये रश्मि का फोटो भेजा उन्होंने। अटेम्प्ट टू मर्डर? जी हाँ सर। अच्छा, रश्मि इसी एड्रेस पे रह रही थी जो इस लेटर में मेंशन है? जी हाँ सर, कंफर्म किया मैंने। रश्मि पे ये केस उसके जीजा माधव ने फाइल किया है। रश्मि ने अपनी बड़ी बहन सुमन को जान से मारने की कोशिश की और अब ये 4 दिन से गायब है। बड़ा अजीब है। एक तरफ राजवंती गार्डन पुलिस रश्मि को फरार मान रही है और दूसरी तरफ रश्मि का सुसाइड लेटर। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। एक काम करो शर्मा, रश्मि के घर वालों से मिलो और इन 3 लोगों के बारे में भी पता करो जो इस लेटर में मेंशन है, मनोज, रंजीत और चेतन। ओके सर। देखिए, भले ही आपने रश्मि के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर और चोरी का केस फाइल किया, पर उसने हमारे वसंत विहार थाने में एक लेटर भेजा है। ये देखिए, इसमें लिखा है कि किसी रंजीत, मनोज और चेतन ने उसके खिलाफ कुछ गलत किया है और इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली है। क्या? आत्महत्या? नहीं साहब, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसने जो किया वो कम नहीं है। पहले तो अपनी बहन को जख्मी करके भाग गई और अब ये चिट्ठी लिखकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। आप रश्मि के क्या लगता है? सर, मेरे मम्मी पापा हैं। ये भी आपके साथ यहाँ रहते हैं? नहीं सर, ये आज ही गांव से है। और आपको? मेरे हस्बैंड। जी। तो आप सब मानते हैं कि रश्मि ने आपको जान से मारने की कोशिश की, और ये जो लेटर उसने हमें भेजा है तो उसकी कोई चाल है? सर, हमें नहीं पता कि उस लड़की के मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसने हम लोगों के साथ कभी भी अच्छा नहीं किया। मम्मी पापा के साथ रोहतक में रहती थी तो उन लोगों को तंग करके रखा था। मम्मी पापा ने उसे यहाँ भेजा तो छी, शर्म आती है मुझे उसे अपनी बहन कहते हुए। और सुमन जी, रश्मि ने आपको जान से मारने की कोशिश क्यों की? मेरा मतलब, क्या रश्मि का आपके साथ कोई झगड़ा हुआ था? मैं और मेरे हस्बैंड उसे यहाँ दिल्ली में सेट करना चाहते थे, पर उस लड़की के इंटेंशन ही गलत थे। अरे क्या जीजू, आप भी टीवी के साथ सर क्यों खपा रहे हैं? चलिए ना, कुछ बातें करते हैं। रश्मि रिमोट दो। नहीं, ये तो रिमोट दो ना रश्मि। सॉरी जीजू। ओके। ये क्या कर रही हो तुम? अरे जीजू, आप भी बहुत शर्मीले हैं। मुझे पता है कि आप मुझे लाइक करते हैं, लेकिन घबराइए मत, दीदी भी घर पर नहीं है एंड आई वोंट माइंड। स्टॉप इट। रश्मि, क्या बदतमीजी है? अपनी हद में रहा करो तुम। जीजू? और सर, उसके बाद मैंने सुमन को फोन करके घर बुलाया और सब कुछ बता दिया। मुझे अपने घर में रहने की जगह दी और तुम मेरा ही घर तोड़ रही है। सुमन! सुमन! तुम आगे करो। सुमन! सुमन! एक्चुअली इसे सुमन की बिल्कुल पड़ी नहीं थी और उस घटना के बाद वो घर भी वापस नहीं आई। मैं तो पुलिस में कंप्लेन नहीं करना चाहता था, लेकिन जब सुमन को लेकर हॉस्पिटल गया तो वहाँ इसका केस देकर उन्होंने खुद ही पुलिस को बुला लिया। उसके बाद मालूम पड़ा सर वो फोन बंद करके गायब हो गई। सर, वो लड़की सुसाइड करने वालों में से नहीं है। वो शायद डर गई है और ये लेटर आपको लिखकर पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। रश्मि के घर वाले अगर मान रहे हैं कि रश्मि ने सुसाइड नहीं किया बल्कि वो फरार है, तो फिर रश्मि कहां गायब हो सकती है? सर, लाजवंती गार्डन पुलिस को फिलहाल रश्मि से जुड़ा कोई क्लू तो नहीं मिला है, पर एक इंफॉर्मेशन मिली है। उनका कहना है कि रश्मि को आखिरी बार उसके सलून की को वर्कर निशा के साथ देखा गया। सलून?
रश्मि सलून में काम करती थी? जी हाँ सर, और ये सलून यहाँ वसंत विहार में ही है। वो वहां भी कई दिनों से नहीं गई है। मैं कमिंग सर। सर, लाजवंती गार्डन पुलिस से एक नया अपडेट मिला है। नोएडा पुलिस ने उनसे अभी अभी कांटेक्ट किया था। दरअसल नोएडा पुलिस को 5 दिन पहले एक लड़की की लाश मिली थी। सर, लाश डिकम्पोज थी। पहले पुलिस को लाश के पास कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन बाद में नोएडा पुलिस को वो तालाब के पास एक पर्स मिला था। उस पर्स में रश्मि की आईडी थी। इसका मतलब वो लाश रश्मि की हो सकती है। सर, हमने जब इस लड़की का पोस्टमार्टम करवाया तो हमें यह पता चला कि इसकी मौत तकरीबन 5 दिन पहले लंग्स में पानी भरने की वजह से हो गई थी। यानी कि 25 फरवरी को, और हमें वो लेटर भी 25 फरवरी को ही पोस्ट किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और कुछ पता चला? हाँ सर, बहुत ही ब्रूटल रेप है सर। लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पे इंजरी के कई मार्क्स मिले, लेकिन लाश पानी में होने की वजह से बॉडी से हमें कोई डीएनए सैंपल नहीं मिला सर। उस लेटर में 3 लोगों का नाम मेंशन किया गया है, मनोज, रंजीत और चेतन। हो सकता है उन तीनों ने ही रश्मि का रेप किया हो, लेकिन रश्मि के घर वाले उस लेटर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। सर, ये चक्कर हमें भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसके घर वालों में से कोई भी लाश की शिनाख्त करने नहीं आया। उनका यह कहना है कि रश्मि से उनका कोई लेना देना नहीं है। What? एक बात और गौर करने वाली है। रश्मि रहती थी लाजवंती गार्डन में, उसका ऑफिस था वसंत विहार में, और उसकी लाश मिली नोएडा में, जबकि उसने लेटर पोस्ट किया वसंत विहार थाने में। इसका मतलब यह है कि रश्मि ने यह तो डिसाइड कर लिया था कि उसे सुसाइड करना है, लेकिन रश्मि सुसाइड करने यहाँ नोएडा क्यों आएगी? रश्मि का वो खत, रश्मि के साथ हुई दरिंदगी और उसकी संदिग्ध मौत के कई राज छुपाए हुए थे। मीडिया ने भी इस केस को काफी सनसनीखेज बना दिया था, क्योंकि रश्मि का रेप हुआ था, और रेप जैसी दुखद घटनाएं हमारे देश और समाज में हमेशा एक संजीदा मुद्दा रहा है। आज के वक्त में रेप जैसे घिनौने अपराध आए दिन हो रहे हैं, और पुलिस को अब फिर उस लेटर की सच्चाई पे शक है। पुलिस कश्मकश में है कि नोएडा में मिली लड़की की लाश वाकई रश्मि की थी या किसी और की। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा। भले ही रश्मि के घर वालों ने उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया हो, लेकिन पुलिस को उस लेटर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये मुद्दा रेप जैसे घिनौने अपराध से जुड़ा है। मीडिया जो सवाल उठा रहा था, हमने उनके उन सवालों के जवाब उन्हें दे दिए थे। बायोमेट्रिक टेस्ट से यह साफ हो गया था कि वो लाश रश्मि की ही थी, और उस खत में जो हैंडराइटिंग थी उसको रश्मि की हैंडराइटिंग से मैच करवाकर हमने ये भी कंफर्म कर लिया था कि वो खत रश्मि ने ही लिखा था। पर रश्मि के खत में 3 नाम थे, मनोज, रंजीत और चेतन, जिन्हें रश्मि ने अपना गुनहगार बताया था। लेकिन रश्मि की बदहाल और संदिग्ध मौत के लिए सिर्फ ये 3 नहीं, कई और लोग भी जिम्मेदार थे। अब यह केस पूरी तरह से हमें सौंप दिया गया था, और हम रश्मि से जुड़े हर इंसान से मिलकर मनोज, रंजीत, चेतन सहित उसकी जिंदगी के हर खलनायक को खोज रहे थे। हमें पता चला है घर से भागने के बाद रश्मि तुम्हारे घर पर आई थी। हाँ सर, रश्मि मेरे घर आई थी। वो घर से भागी नहीं थी सर, उसकी दीदी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। मैं देखती हूँ। निशा, क्या हुआ? क्या हुआ रश्मि? क्या हुआ? क्या हुआ बता तो सर। रश्मि, आज सलून का ऑफ था। दीदी घर पे नहीं थी तो जीजू जानबूझकर घर जल्दी आ गए, और उन्होंने मेरे साथ। जीजू आपकी कॉफी। जीजू क्या कर रहे हैं आप? हटिए जीजू, अपने हाथ में रहे, समझे? सर, उसका जीजा बहुत बुरा है, और वो तो उसके घर में रहना भी नहीं चाहती थी। तो बस चाहती थी कि उसको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए और वो कहीं और शिफ्ट हो जाए। तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? सर, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी सर? आप चाहो तो सुकन्या से पूछ लो, वो भी हमारे साथ ही थी सर। ये सुकन्या कौन है? सर, मेरी फ्रेंड है। उस दिन हम दोनों रश्मि के साथ ही थे, लेकिन उसके जीजा का बार बार ही फोन आ रहा था। जीजू, आप चाहे किसी भी नंबर से फोन करो, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। सॉरी सर। यस सर। थैंक यू सर। किसका फोन था रश्मि? जिसका मुझे कई हफ्तों से इंतजार था। निशा, मुझे जॉब इंटरव्यू का कॉल आया। क्या बात कर रही है? सर, उसके बाद रश्मि जॉब इंटरव्यू के लिए चली गई थी। मैंने उसको रात को फोन करने की भी कोशिश की,
लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। फिर बाद में मुझे मालूम चला कि उसके जीजा ने उसके अगेंस्ट FIR फाइल की थी। सर मुझे तो लगता है उसकी जीजा ने जानबूझकर उसे फंसाया होगा। रश्मि इंटरव्यू देने कहाँ गई थी? सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने पैड पे एड्रेस लिखा था। हमें रश्मि का जो लेटर मिला है उसमें उसने 3 लोगों को मेंशन किया है, मनोज, रंजीत और चेतन। जानती हो उन्हें? नहीं सर, मैंने रश्मि के मुंह से इन तीनों का नाम कभी नहीं सुना। लेकिन हाँ सर, एक बात है, एक लड़का अक्सर सैलून पे आके रश्मि को परेशान करता था। कौन लड़का? ये जो लड़का CCTV में दिखा है, हो सकता है मनोज, रंजीत और चेतन में से ही कोई हो। इस लड़के के बारे में पता था और रश्मि के जीजा की भी कुंडली निकालो। हो सकता है रश्मि पर उसकी गंदी नजर और रश्मि के कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद हर नंबर को इन्वेस्टिगेट करो। राइट सर। रश्मि रेप और मर्डर केस में पुलिस इन तीनों लोगों को ढूंढ रही है जिनका नाम लेटर में लिखा था, जो रश्मि ने सुसाइड से पहले पुलिस को भेजा था। लेकिन पुलिस अब भी उन तीनों लोगों का नाम मीडिया में डिस्क्लोज करने से मना कर रही है। सुमन, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। रश्मि इतनी बुरी नहीं है जितना कि तुम लोग उसे बना रहे हो। मम्मी क्या कहना चाहती हैं? माधव बुरे हैं? अरे अपने आंखों पर से रश्मि के नाम की पट्टी हटाइए, वो ऐसी ही थी, तभी उसके साथ रेप हुआ है। अगर सही समय पर उसे संभाल लिया होता ना तो ये नहीं होता। क्या इस लड़के को पहचानते हैं आप लोग? ये तो आदित्य है। आदित्य कौन? साहब ये रोहतक में रहता था। 1 साल पहले जब रश्मि हमारे साथ रहती थी तो ये उसके साथ भागने वाली थी। रश्मि क्या कर रही थी तुम? भाग रही? बताता तेरे को। उसके बाद रश्मि को हमने यहाँ भेज दिया, लेकिन यहाँ तो उसने हमें हमारी ही बेटी और दामाद की नजरों से गिरा दिया था। लेकिन रश्मि के दोस्तों से तो मैं इसका उल्टा सुनने को मिल रहा है। सर रश्मि के दोस्तों से आप वही सुनेंगे जो रश्मि ने उन्हें पढ़ाया है। ना ही वो लड़की किसी भरोसे की है और ना ही उसका ये दोस्त आदित्य। मैंने खुद रश्मि को कई बार इस आदित्य के साथ देखा। रश्मि जब यहाँ भाग कर आई तो वो भी इसके पीछे आ गया था और वो तीनों लड़के इसी के दोस्त होंगे। तो रश्मि तो बिना सोचे समझे किसी से भी दोस्ती कर लेती थी। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर मैंने रश्मि के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। रश्मि के कॉल रिकॉर्ड्स में मनोज, चेतन और रंजीत इनमें से किसी का भी नंबर नहीं मिला। कॉल रिकॉर्ड्स में नहीं मिला है तो रश्मि के गली, मोहल्ले, ऑफिस, हर उस एरिया में इन तीनों के बारे में पता करो जहां पर रश्मि का आना जाना था। ओके सर। सर एक और बात, सर रश्मि के कॉल रिकॉर्ड में एक सस्पिशियस नंबर मिला है। सर रश्मि के नंबर पर आखिरी कॉल इसी नंबर से किया गया था। सॉरी सर। यस सर। सर ये नंबर एक फेक आईडी से लिया गया था और इस वक्त ये नंबर बंद आ रहा है। मैंने इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए तो मालूम चला कि इस नंबर से सिर्फ एक ही कॉल किया गया, रश्मि को। हो सकता है इस नंबर को इस्तेमाल करने वाला उन्हीं तीनों में से कोई एक। निशा ने बताया था कि रश्मि को आखिरी कॉल जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। मुझे जॉब इंटरव्यू का कॉल आया। ऐसा कोई नंबर मिला है जिसने रश्मि को कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाया हो? नहीं सर, फिलहाल तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिला। निशा ने हमें यह भी बताया था कि जब जॉब इंटरव्यू के लिए रश्मि को कॉल आया था तो उसने एड्रेस नोट डाउन किया था। रश्मि के घर से वो नोटपैड लेकर आओ जिस पर रश्मि ने एड्रेस लिखा होगा। ओके सर। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर पूछताछ में पता चला है सैलून और घर के अलावा रश्मि का इकबाल नाम के आदमी के घर पर आना जाना था और रश्मि उसे ट्यूशन भी ले रही थी। ट्यूशन? रश्मि जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही थी? नहीं सर, ये तो पता नहीं चला। तो फिर रश्मि इकबाल से किस चीज का ट्यूशन ले रही थी? चलो जा सर मैं किसी चेतन, मनोज, रंजीत को नहीं जानता हूं सर। लेकिन हम तुझे जान गए। पिछले 1 साल से रश्मि का पीछा कर रहा था। अब अगर एक भी छूट बोला ना तो हमसे पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। मैंने सर रश्मि के साथ कुछ भी नहीं किया सर। सर मैं तो रश्मि से प्यार करता था सर। सर 1 साल पहले हम लोग भाग के जा रहे थे सर। हमने प्लान भी बना लिया था, लेकिन सर मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं नहीं जा पाया था सर। और इसी वजह से सर रश्मि मुझसे नाराज थी सर। मैं तो सिर्फ रश्मि को मनाने की कोशिश कर रहा था सर। वो नहीं मानी तो उसके साथ ये कांड कर दिया।
अभी बोल, तेरे इस कांड में उन 3 लड़कों का क्या रोल था? सर मैं नहीं जानता हूँ सर, मैं किसी लड़के को नहीं पहचानता हूँ सर। सर मुझे लगता है सर इसमें उस विजय का हाथ होगा सर। विजय? सर वो लड़का कम नहीं था सर, 1 साल से रश्मि पे जबरदस्ती लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। रश्मि प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों बात नहीं करनी है? आदित्य मुझे कोई बात परेशान करता है इसको। है कौन तू? लेकिन तुम्हें बार बार परेशान करता है ये। तुम्हारा इरादा भी जानती हूँ मैं। अगर ये मेरा पीछा कर रहा था तो तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे? दोनों बख्श दो मुझे, यूँ आगे पीछे बनवाना बंद करो। सर जितना मैं रश्मि को जानता हूँ सर, वो सुसाइड नहीं कर सकती। वो लड़के, वो लेटर सब में विजय का हाथ होगा सर। कहानी अच्छी है तेरी, लेकिन तेरी इस कहानी का खलनायक तू है कि विजय, ये हम तुझे बताएंगे। थैंक्स निशा, तुमने वो सब बातें पुलिस को नहीं बताई, वरना उनको गलतफहमी हो जाती। गलतफहमी तो तुम्हें थी कि रश्मि तुम्हारी हो जाएगी। पता नहीं तुम सच कह रहे हो या एनीवेज मैं हूँ तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आई एम ऑलवेज विद यू। हाँ सर, रश्मि मुझसे ट्यूशन लेती थी। किस चीज का ट्यूशन? वो मुझसे इंग्लिश सीख रही थी। एक्चुअली उस सलून में मेरा आना जाना रहता था। एक दिन उसने अचानक मुझे पूछा कि क्या आप मुझे इंग्लिश पढ़ाएंगे? So we are meeting tomorrow, right? Yeah, same place. Yeah, okay, बाय, टेक के बाय। सर आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, मुझे भी ना अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखना है। आप मुझे सिखाएंगे? Course, why not? ओके सर, थैंक यू। उसने मेरी हेल्प मांगी तो मैं मना नहीं कर पाया, और उसके बाद वो मेरे घर आकर इंग्लिश पढ़ती थी। एक्चुअली वो काफी प्रॉब्लम में थी, सलून की जॉब से ज्यादा कमा नहीं पाती थी। वो चाहती थी कि उसकी इंग्लिश सुधर जाए ताकि कोई अच्छी जॉब उसे मिल सके। कहाँ जॉब ढूंढ रही थी? वो तो आइडिया नहीं है सर। पर मानना पड़ेगा, इंग्लिश काफी अच्छी सिखाई थी आपने उसे। दरअसल रश्मि ने हमें जो लेटर भेजा है ना, वो लेटर भी इंग्लिश में भेजा था। ये देखिए, इस लेटर में उसने 3 लड़कों के नाम लिखे, रंजीत, मनोज और चेतन, जिन्हें वो अपनी मौत का जिम्मेदार मानती है। क्या रश्मि ने कभी आपसे इन 3 लड़कों के बारे में कुछ जिक्र किया था? नहीं सर, इनके बारे में तो कुछ नहीं बताया, पर आई डाउट कि ये लेटर रश्मि ने लिखा है। आई मीन रश्मि इंग्लिश सीख जरूर रही थी, लेकिन उसकी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी कि इस लेटर में लिखी हुई है। तो इकबाल ये बोल रहा है कि रश्मि की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी इंग्लिश लेटर में लिखी गई है। पर हमने तो लेटर की हैंडराइटिंग रश्मि की हैंडराइटिंग से मैच करवाई है। हो सकता है सर इकबाल हमसे झूठ बोल रहा हूं। पर इकबाल किस मकसद से झूठ बोलेगा? चलो एक बार को हम मान लेते हैं कि इकबाल जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है, रश्मि की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। पर यह भी तो हो सकता है कि रश्मि को मजबूर करके ये लेटर लिखवाया गया, उसको गुमराह किया गया। रश्मि को पता ही नहीं हो कि वो लेटर में जो लिख रही है उसका मतलब क्या है। सर रश्मि के बैकग्राउंड से अब तक हमें रंजीत, मनोज और चेतन के कोई क्लू नहीं मिले। इसका मतलब साफ है कि रश्मि के साथ रेप किसी और ने किया है और उससे जबरदस्ती वो लेटर लिखवा कर हमें मुद्दे से भटकाने की कोशिश की गई है। होने को तो कुछ भी हो सकता है शर्मा। इस लिहाज से हर वो आदमी हमारा सस्पेक्ट है जो अब तक हमारी रडार में आया है। विजय को उठा लो, जो रश्मि के साथ सैलून में काम करता था। मनोज, रंजीत और चेतन की इन्वॉल्वमेंट को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हो सकता है इन नामों के लोग हों, लेकिन अब तक हमारी नजर में ना आए हो। और ये लोग नोएडा के रहने वाले हों, जहां पर रश्मि की हमें लाश मिली थी। नोएडा और दिल्ली में इन नाम के जितने भी लोग हैं, सबका डेटा निकालो और सबको इन्वेस्टिगेट करो। ओके सर। मैं कमिंग सर? कमिंग। सर ये वही नोटपैड है जिसपे रश्मि ने इंटरव्यू वाली जगह का एड्रेस लिखा था। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, रश्मि ने वो पन्ना तो फाड़ दिया था जिसपे उसने एड्रेस लिखा था। सर फिर आपने ये नोटपैड क्यों मंगवाया? वेट, प्रशांत टावर, वसंत कुंज, सी ब्लॉक। अब समझ में आया नोटपैड मैंने क्यों मंगवाया था? जी सर। प्रशांत टावर, वसंत कुंज, जहां पर रश्मि इंटरव्यू देने गई थी। यहां पर चलकर देखते हैं। गाड़ी निकलो। सर ये प्रशांत टावर तो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ कोई इंटरव्यू के लिए कैसे आ सकता है? पर किसी को यहाँ रेप और मर्डर करने के लिए तो लाया जा सकता है।
बारीकी से चेक करो। सर बटन। यहाँ जरूर कोई कांड हुआ है। अभिषेक सर, फोरेंसिक टीम बुलाओ तुरंत और पता करो ये जगह किसकी है और यहाँ किन किन लोगों का आना जाना है। सर। हाँ सर, मैं मानता हूँ कि मैं रश्मि को पसंद करता था, लेकिन ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। हम भी मानते हैं कि सबसे पहले तूने हमें आदित्य के बारे में बताया था, लेकिन तूने ये नहीं बताया था कि सिर्फ आदित्य का और रश्मि का ही नहीं, बल्कि तेरा और आदित्य का भी झगड़ा था। नहीं सर, आदित्य से मेरा कोई झगड़ा नहीं था। मैं उस लड़के से सिर्फ रश्मि को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन अब तुझे हमसे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। देख विजय, बोल दे, रश्मि ने वो सुसाइड लेटर क्यों लिखा था और लेटर में लिखे रंजीत, मनोज और चेतन के साथ तेरा क्या कनेक्शन है? चल बोल। भगवान कसम सर, मेरा किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन हाँ, रंजीत नाम के एक आदमी को मैं जानता हूँ, इसे रश्मि भी जानती थी। किसकी बात कर रहा है तू? सर, हमारे सैलून के पास में रंजीत की शॉप है। तो उस रंजीत के बारे में तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि सर हम लोग उसे रिंकू नाम से बुलाते थे, लेकिन कल ही मुझे पता चला उसका पूरा नाम रंजीत है। सर, ये पास की बिल्डिंग का गार्ड है। इसका कहना है कुछ दिन पहले इस बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर था। हाँ साहब, सुनील नाम है साहब उसका। कई दिनों से वो दिखाई भी नहीं दे रहा। मैंने उसको फोन भी लगाया लेकिन फोन बंद आ रहा है साहब। उस गार्ड का नंबर ले लो इससे। अभिषेक सर, उस गार्ड सुनील की कुंडली निकालो। वो कहाँ है, कहाँ गायब है? हो सकता है यहाँ हुए कांड में उसका हाथ हो, इसलिए गायब है। सर, अबे जो पूछा उसका जवाब दे, बोल। साहब, मेरा नाम रंजीत है, तो क्या मैं क्रिमिनल हो गया? साहब, वो लड़का मुझे बेकार में ही फंसा रहा है। उसको जाने दे। तू ये बता कि मनोज और चेतन से तेरा क्या कनेक्शन है? क्या लगता है तेरे? हाँ? सर, मनोज तो मेरे मामा का नाम है, और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो ठीक है, लेकिन हमें बाद में पता चला ना कि तूने अपने मामा और किसी चेतन के साथ मिलकर कांड किया है, तो फिर बोलने के लायक नहीं रहेगा, वो कुटाई होगी तेरी। अरे भैया जी, कैसे भी करके कल का टिकट करवा दीजिए, चाहे 2-3 हजार ज्यादा ले लेना, पर टिकट जरूर करवाओ। हाँ। पापा कहाँ जा रहे हैं? कुछ दिन और रुक जाइए ना। नहीं बेटा, अब मेरा यहाँ से जाना ही सही है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने रश्मि की बातों को भुला दिया। अरे छोड़िए पापा जी इस बात, जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए। अरे क्या है? हा? क्या है तुम्हारी माँ यार? जब देखो घूरती रहती है। सच बता रहा हूँ, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो कसम से बता रहा हूँ। क्या खराब हो जाएगा तुम्हारा दिमाग? क्या खराब हो जाएगा? अरे शुक्र करो कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहन को बदनाम किया, और अगर अब तुमने मुझे धोखा दिया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, याद रखना। सर, ये प्रशांत टावर के सिक्योरिटी गार्ड सुनील की फोटो है। सर, सुनील के मोबाइल नंबर के सर्विस प्रोवाइडर से इसका फोटो मिला है। सुनील गोविंदपुरी का रहने वाला, लेकिन इसके घर पे ताला लगा है और पिछले 1 हफ्ते से इसका नंबर भी बंद है। सर, सुनील के कॉल रिकॉर्ड में किसी मनोज, चेतन या रंजीत का नंबर नहीं मिला। ये बिना किसी वजह के तो गायब होगा नहीं। इस सुनील का लुकआउट नोटिस जारी करो और इसका पूरा बैकग्राउंड खंगालो। सर, मैंने दिल्ली और नोएडा में रहने वाले सभी रंजीत, मनोज और चेतन नाम के लोगों का आधार कार्ड का डेटा निकलवाया और उनमें से मुझे ऐसे 3 रंजीत, मनोज और चेतन मिले हैं जिनका आपस में कनेक्शन है। ये देखिए सर। सर, ये तीनों हिस्ट्री शीटर है। इन तीनों ने मिलकर रंजीत की बहन के लवर मुकेश का मर्डर किया था, लेकिन सबूत की कमी की वजह से कोर्ट ने इन तीनों को सिर्फ 4 साल की सजा सुनाई थी। 1 साल पहले तक ये तीनों तिहाड़ जेल में थे। पता चला है कि वहां से निकलने के बाद इन तीनों ने अपना खुद का एक गैंग बना लिया। सर, ये तीनों इलीगल आर्म्स डीलिंग के धंधे से जुड़े हैं। नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में अपना धंधा करते हैं और काफी टाइम से अंडरग्राउंड है। और रश्मि की लाश मिली थी हमें नोएडा में। हो सकता है इन तीनों की रश्मि पर गंदी नजर रही हो और इन तीनों ने ही रश्मि का रेप किया हो। अपने खबरियों को अलर्ट करो, इन तीनों की एक-एक डिटेल निकालो। ये तीनों मुझे जल्द से जल्द अंदर चाहिए। ओके सर। भैया कभी सर? सर, अभी रश्मि की माँ का फोन आया था। उसने रश्मि के जीजा से जुड़ी कई बातें बताई। हमने उसकी कॉल डिटेल्स चेक की, उसमें 2 से 3 प्रोस्टिट्यूट के नंबर्स भी मिले हैं। अरे साहब, मैंने किया क्या था? मुझे मार कर रहा था। आखिर मैंने किया क्या साहब? सब बता था। इस बात का अंदाजा मैं पहले से ही था।
कि रश्मि के ऊपर तेरी बुरी नजर होगी। तेरी बीवी और ससुर ने तेरे पक्ष में बोला, लेकिन रश्मि की माँ ने हमें सब कुछ बता दिया, सब कुछ। अरे सर, वो अपनी बेटी की प्यार में पागल है सर, उसे नहीं पता रश्मि कैसी थी। तेरा कैरेक्टर भी पता चल गया हमें। बीवी के होते हुए प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, तेरे कॉल रिकॉर्ड से पता किया हमने। अगर तूने और झूठ बोला ना तो उल्टा लटका के मारूंगा तुझे। सर मैं मानता हूँ कि रश्मि मुझे पसंद थी और उस दिन मैंने ही रश्मि के साथ। जीजू आपकी कॉफी। जीजू क्या कर रहे हैं आप? हटिए जीजू, अपने हाथ में रहे, समझे? साहब मैं डर गया था साहब, मुझे लगा कि इसके पहले रश्मि जाके सुमन को सब कुछ बता दे। मैंने सुमन से जाके झूठ बोल दिया कि रश्मि ने मेरे साथ। इतना ही नहीं, तूने लाजवंती गार्डन पुलिस को यह भी बोला कि रश्मि ने तेरी बीवी की जान लेने की कोशिश की। सर रश्मि ने जानबूझ के धक्का नहीं दिया था, उन दोनों का झगड़ा हुआ था और उसके बाद रश्मि का रेप हुआ। शायद तूने ही उसे मजबूर किया सुसाइड करने के लिए, क्या उसका मर्डर किया? अरे सर मैं क्यों करूंगा ऐसा साहब? तो रंजीत, मनोज और चेतन से करवाया तूने? बोल साहब, मैं इन तीनों को जानता तक नहीं। कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जितना पता था मैंने आपको सब कुछ बता दिया साहब, मेरा विश्वास कीजिए। रश्मि का जीजा माधव इस केस का शातिर खिलाड़ी था जो कुछ भी कर सकता था, लेकिन अब तक माधव अपने इस बयान पर अडिग था कि रश्मि की हुई संदिग्ध मौत और रेप में उसका कोई हाथ नहीं है। माधव के अलावा आदित्य और विजय भी हमारी रडार पर थे। वहीं दूसरी तरफ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग प्रशांत टावर के गार्ड सुनील की भी हमें तलाश थी, और तभी हमें मनोज, रंजीत और चेतन नाम के 3 गुंडों का पता चला और उन्हें ढूंढने के लिए हमने अपना खबरी नेटवर्क तुरंत एक्टिव कर दिया। क्या ये वही गुंडे थे जिनके बारे में उस खत में लिखा गया था? क्या ये वाकई में रश्मि के गुनहगार थे, या फिर इनके नाम का इस्तेमाल करके कोई बड़ा खेल खेला जा रहा था? ये कुछ ऐसे सवाल थे जो इस केस में उठ रहे थे और हर मोड़ पर एक नया खुलासा हो रहा था। सर, ये रश्मि का ट्यूशन टीचर इकबाल तो बहुत पहुंची चीज निकला। ये एक हाई प्रोफाइल फिल्म है, इसके कॉल कॉस्ट में कई सारी लड़कियों के नंबर हैं जिन्हें ये एस्कॉर्ट बना के अपने कई सारे क्लाइंट्स के पास भेजता है। सर आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई, ये सब काम मैं नहीं करता हूँ। तू जो करता है ना बेटा, उसके पक्के सबूत जुटा लिए हमने। जो लड़कियां तू तेरे क्लाइंट्स के पास भेजता है ना एस्कॉर्ट बना के, उनके बयान भी लिए हमने। अब बोल, रश्मि को भी इसी धंधे में डाल रखा था ना तूने? नहीं सर, मैंने रश्मि को इस धंधे में नहीं डाला है, लेकिन ये बात सच है कि रश्मि को एस्कॉर्ट बनाने के लिए मैं उसे इंग्लिश की ट्रेनिंग दे रहा था। वो काफी एम्बिशियस थी और दिखने में भी अच्छी थी, तो जब उसने मुझसे इंग्लिश सिखाने के लिए कहा तो मैंने सोचा कि मैं उसे आसानी से ट्रैप कर सकता हूँ, लेकिन सर मैंने रश्मि के साथ कुछ नहीं किया है सर। तूने कहा था कि वो लेटर भी रश्मि ने नहीं लिखा था, लेकिन उस लेटर पे जो हैंडराइटिंग है ना, वो रश्मि के हैंडराइटिंग से मैच करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश सिखाने के बहाने तूने ही रश्मि से वो लेटर लिखवाया और बाद में उसको? नहीं सर, मैं अभी भी यही कहूंगा कि इतनी अच्छी इंग्लिश में रश्मि लेटर नहीं लिख सकती है, और ना ही मैंने उससे वो लेटर लिखवाया और ना ही मैंने रश्मि के साथ कुछ किया है सर। सब मेरी बात तो सुनिए। ये इकबाल एस्कॉर्ट सप्लाई का काम करता है, इसका मनोज, रंजीत और चेतन से पक्का कनेक्शन हो, और आई एम श्योर रश्मि को जॉब इंटरव्यू का झांसा देकर इसी ने बुलाया हो, जहां पर मनोज, रंजीत और चेतन ने रश्मि का रेप किया है। इतनी आसानी से नहीं बोलेगा, तबीयत से कुटाई करो इसकी। ओके सर। हाँ अभिषेक। तो प्रशांत टावर के गार्ड सुनील का एक गांव वाला खानपुर में रह सकता है, हो सकता है सुनील वहां मिल जाए। उठा लाओ। हो जा शुभ। साहब मैं किसी मनोज, चेतन और रंजीत को नहीं जानता साहब। कुछ नहीं किया तो फिर भागा क्यों था? न्यूज पढ़ा था, इसका रेप हुआ और 4 दिन पहले वो हमारी बिल्डिंग में आई थी, तो साहब मैं डर गया इसलिए भाग गया था साहब। तू भागा इसलिए था क्योंकि उसके रेप में तू भी इन्वॉल्व है? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, वो लड़का है, वो उसने कुछ किया हुआ साहब। उसको कौन लड़का? उसको मैं नहीं जानता साहब, वो 2 दिन पहले मुझे मिला था साहब। उस लड़के ने मुझे पैसे दिए थे और बोला था वो लड़की लेके आएगा, तो साहब मैं लालच में आ गया और मैंने हाँ कर दिया, और अगले दिन ही साहब वो वहां पर आया और उसके साथ एक लड़की और एक लड़का था साहब। वो दोनों लड़के इनमें से कौन थे? इकबाल, विजय, माधव, आदित्य,
मनोज, रंजीत, चेतन, कौन थे वो दोनों इनमें से? साहब मैं उसको बहुत अच्छे तरह से पहचानता हूँ साहब, और इनमें से वो कोई भी नहीं था। और साहब दूसरा लड़का उसको तो मैंने देखा भी नहीं था साहब। जिस लड़के ने तुझे पैसे दिए थे उसका स्केच बनवा सकता है? जी साहब। इस केस में एक के बाद एक नया चेहरा सामने आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि रश्मि इस आदमी के साथ प्रशांत टावर में गई क्यों? वो लेटर, रश्मि का रेप और मौत, इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है जो हमारी समझ में नहीं आ रही है। इस केस को क्रैक करने के लिए मनोज, रंजीत और चेतन का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हो सकता है इस आदमी के साथ जो एक दूसरा लड़का था ना, वो इन तीनों में से कोई एक हो। बोल भाई, अभी क्या करने का है? एक काम करते हैं, दोनों अंडरग्राउंड हो जाता है और जब तक मामला शांत नहीं हो जाता कोई भी बाहर नहीं आएगा। सर, खबरियों से रंजीत, मनोज और चेतन के ठिकाने के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। फील्डिंग लगा दो शर्मा, तीनों बचने नहीं चाहिए। ठीक है सर। आवाज कम करना। साहब हम मान रहे 2 नंबर के काम करते हैं, लेकिन हमने किसी रश्मि को नहीं मारा। हम तो जानते तक नहीं उस लड़की को। हाँ साहब, जब से मीडिया में हमारा नाम उछला है हम खुद परेशान हैं। आखिर उस लड़की ने अपने खत में हमारा नाम क्यों लिखा? देखो, अब तुम यहां से बाहर नहीं जाने वाले हो, इसलिए जो भी सच है बोलता। हम कह रहे हैं ना, हमने कुछ नहीं किया उस लड़की के साथ। सिर्फ तुम लोगों ने नहीं, बल्कि ये भी था तुम लोगों के साथ। कौन है? साहब ये तो मयंक के साथ। तो जानते हो उसको? क्या क्या किया इसके साथ मिलकर? साहब हम इससे क्यों मिलेंगे? ये तो हमारा दुश्मन है। हाँ साहब, इसके साथ तो हमारा 36 का आंकड़ा है। पक्का इसी ने हमारा नाम उछाला होगा इस केस में। जब तक ये सच ना हुए तब ऐसे क्रैक करेंगे। सर, इन सबको बहुत ऊपर नीचे किया, लेकिन सबके सब वहीं अटके हुए हैं। सर, मैंने इस मयंक की गोली निकाली। ये भी हिस्ट्री शीटर है और ये भी इलीगल आर्म्स लेने के धंधे में है। और ये भी सच है सर कि मयंक इन तीनों का कट्टर दुश्मन है। पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ जी, बोलिए। आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? ये वाकई में बहुत बड़ा गेम है। उस गार्ड सुनील ने हमें बताया था कि रश्मि और मयंक के साथ कोई दूसरा लड़का भी था। हो सकता है ये सब उस दूसरे लड़के ने किया, मनोज, रंजीत और चेतन को फंसाने के लिए। पर वो दूसरा लड़का कौन हो सकता है सर? इकबाल, विजय, माधव और आदित्य हमारे सस्पेक्ट हैं। हो सकता है वो इन्हीं में से कोई हो, या फिर मनोज, रंजीत और चेतन ने हमें यहां भेजकर कोई चाल चली है। देखो, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। हमें पता चल गया तुमने अपने भाई नवीन के साथ मिलकर यह कांड किया है। लेके आओ। तो अपने कॉलेज के एक लड़के के अटेम्प्ट टू मर्डर केस में सजा काट चुका है। हमें जहां मयंक की लाश मिली वहां तेरा फोन एक्टिव था। अब तू ये बोल, तूने ये क्यों और किस मकसद से किया? बोले। वो जब मैं जेल में अपनी सजा काट रहा था तो उसी वक्त रंजीत, मनोज और चेतन भी अपनी सजा काट रहे थे। अबे घबराता क्यों है? हम तो तेरे अपने हैं राजा। सर, मैंने कई बार जेल में उनकी शिकायत भी की, लेकिन वो तीनों किसी से नहीं डरते थे। उन्होंने मेरा वहां पे जीना नर्क से भी बदतर कर दिया था।
मेरे रिहा होने से 6 महीने पहले ही वो लोग रिहा हो गए थे। उसके बाद भी उनकी ज्यादतियां मुझे सोने नहीं देती थी। मैं उनसे बदला लेना चाहता था, लेकिन कैसे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। और जब मुझे पता चला कि मयंक नाम के क्रिमिनल के साथ उनका 36 का आंकड़ा है, तो मैं मयंक से मिला। तो उन भूतनी वालों ने तेरा रेपा तू भी बदला लेना चाहता है ना उनसे, तो हाथ क्यों नहीं मिला लेता मेरे से? हाथ मिला के क्या करेगा? क्या उखाड़ लेगा तू उनका? एक प्लान है मेरे पास सर। मैं उनको रेप केस में अंदर करवाना चाहता था, ताकि वो लोग भी वही टॉर्चर सहन करें जो उन्होंने मेरे साथ किया था। सर, रश्मि निशा की दोस्त थी। मैं जब भी रश्मि को मिलती निशा के साथ, तो वो उसको अपने प्रॉब्लम शेयर किया करती थी। वो अपनी जीजा और एक्स बॉयफ्रेंड से तंग आ चुकी थी, और वो एक नई जॉब के लिए भी डेस्परेट थी, ताकि वो अपनी बड़ी बहन और जीजा का घर छोड़कर जा सके और अलग रह सके। और इसी चीज का सर हमने फायदा उठाया। मैंने सुकन्या से उसका नंबर लिया और उसे कॉल की, और सर मैंने उससे कहा कि मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में मैनेजर हूँ और हमें एक एग्जीक्यूटिव की तलाश है जो हमारे क्लाइंट्स को फ्लैट्स वगैरह दिखा सके। सर फिर इंटरव्यू के बाद डेमो के बहाने हम उसे प्रशांत टावर ले गए। सर कंस्ट्रक्शन 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको पोजीशन मिल जाएगा। वाह, गुड रश्मि। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें इंग्लिश में बात करनी नहीं आती। सर सच बताऊं तो मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, लेकिन अभी मैं सीख रही हूँ। इंग्लिश में लिख तो सकती हो ना? जी सर। रश्मि ये लेटर लिखो, और उसे मिसगाइड करके उससे वो लेटर लिखवाया। उसके बाद सर हमने इसलिए वहां पे उसको डंप किया था क्योंकि मुझे पता था रंजीत, मनोज और चेतन उसी एरिया में धंधा करते हैं। और फिर सुकन्या ने वो लेटर पोस्ट कर दिया। प्रशांत टावर में हमें शराब की कुछ खाली बोतलें और कंडोम्स के पैकेट मिले। वो वहां कैसे पहुंचे? वो मुझे नहीं पता सर, क्योंकि जब हम वहां पहुंचे तो वो चीजें वहां पर पहले से ही थी। मयंक ने तो सब में तेरा साथ दिया था ना। मयंक को क्यों मारा? सर क्योंकि आप लोग उसके पीछे पड़ गए थे, और मुझे डर था कि अगर वो पकड़ा जाता तो फिर हम दोनों भी फंस जाते, इसलिए मैंने मयंक को मार दिया सर। निशा रश्मि की हमदर्द थी। रश्मि निशा के साथ अपनी सारी परेशानियां शेयर करती थी, लेकिन उसकी इन परेशानियों का फायदा उठाकर सुकन्या ने अपने क्रिमिनल भाई के साथ मिलकर उसके साथ इतना बड़ा छल किया कि उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें उसकी मौत के साथ धराशायी हो गई। एक लड़की ने अपने क्रिमिनल भाई का बदला लेने के लिए रश्मि को मोहरा बनाया। वहीं रश्मि की सगी बहन ने अपने पति की घिनौनी हरकतों का साथ देकर रश्मि को एकदम से पराया कर दिया। रश्मि को पहले से ही माधव के जुल्मों की दस्तक मिल रही थी। अगर उसने अपने दोस्तों के साथ साथ पुलिस से भी अपना दर्द शेयर किया होता तो शायद उसको इस तरह से मोहरा नहीं बनाया गया होता। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें